करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, 6 और 7 वाली रिकॉर्डिंग डलवा देंगे। ठीक। चलिए, हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी यूनिट 1। और सोशियोलॉजी यूनिट 1 की अगर बात करें तो हमने देखो परिवार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने संयुक्त एकल परिवार देख लिया था और संयुक्त परिवार हम देख रहे थे। और संयुक्त परिवार में हमने क्या देखा था कि संयुक्त परिवार का ही बड़ी बड़े रूप को हम क्या कहते हैं, कुटुंब के नाम से जानते हैं। संयुक्त परिवार को ही हम किस नाम से जानते हैं, कुटुंब के नाम से जानते हैं। और ये जो संयुक्त परिवार होता है ना दोस्तों, ये जो परिवार होता है ये हमारे यहाँ का मेन विशेषता है, भारत की विशेषता है। और अगर इरावती कर्वे से पूछें तो वो ये बोलती हैं कि भारत में परिवार का मतलब ही संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, तो मतलब संयुक्त परिवार होता क्या है, या जिसको कुटुंब के नाम से भी जानते हैं, तो ये वो परिवार होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ निवास करती हैं, तो वो परिवार क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। और एक ही घर में रहती हैं, एक ही निवास स्थान होता है, एक ही जगह पर रहती हैं। ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने इरावती कर्वे से पूछा था, और इरावती कर्वे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़ी, और इन्होंने बताया कि भैया भारत में अगर आप परिवार शब्द को बोलोगे तो वहां पे भारत में परिवार शब्द का मतलब संयुक्त परिवार से निकलेगा, ना कि एकल परिवार से। ठीक है, बल्कि वो तो आज के जमाने में जब औद्योगिक समाज हो गया है, नगरीकरण हो गया, तब एकल परिवार आया, वैसे संयुक्त परिवार ही था। तो ये एग्जाम्पल कहाँ का देखने को मिलता है अपन को, ग्रामीण या कृषक समाज में संयुक्त परिवार हमको देखने को मिलेंगे। फिर हमने कुछ किसकी 10-11 विशेषताएं देखी थी। और विशेषताओं में हमने सबसे पहले तो वो विशेषताएं निकाली थी जो परिभाषा से सीधे निकल जाएं। जैसे 3 या 3 से अधिक पीढ़ी एक साथ रहती हैं, सभी सदस्यों का समान आवास रहता है इनमें, सभी सदस्यों का भोजन और रसोई एक साथ रहती है, और सभी सदस्यों की सामान्य संपत्ति होती है, सभी एक साथ त्योहार, पूजा, धार्मिक कार्य करते हैं, सभी के रक्त और विवाह संबंधी संबंध पाए जाते हैं, और संख्या के आधार पर परिवार का बड़ा प्रकार होता है, मतलब परिवार का प्रकार होता है, इसका आकार बड़ा होता है। और अगर बात करें भैया, तो यहाँ पे जो सामाजिक कार्य है वो कौन करता है, मुखिया के नेतृत्व में होते हैं। और सदस्यों को निश्चित अधिकार दिए जाते हैं और उत्तरदायित्व दिए जाते हैं कि भैया ये तो काम तुम्हारा है, वो काम मेरा है, ऐसे करके दिए जाते हैं। और पदों में भी निश्चित संस्तरण होता है, मतलब हायरार्की होती है। जैसे सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता कौन होगा, दादाजी होंगे। उसके बाद कौन होंगे, बड़े पापा होंगे। उसके बाद क्या होंगे, अपने पापा होंगे। फिर कौन होंगे, और छोटे पापा होंगे। ऐसे करके नेतृत्वकर्ता होते हैं। और ये परिवार जो होते हैं मेनली ग्रामीण और कृषि प्रधान समाज में पाए जाते हैं। ये हमने क्या देख ली थी, विशेषताएं देख ली थी कि संयुक्त परिवार की ये विशेषता होती है, यही कुटुंब की विशेषता है और यही संयुक्त परिवार की विशेषता है। फिर हमने बताया था कि संयुक्त परिवार अगर अपन देखें तो संयुक्त परिवार के कई सारे गुण होते हैं और कई सारे दोष होते हैं। अगर गुणों की बात करें तो बुजुर्ग व्यक्ति का मार्गदर्शन होता है यहाँ पे, तो बच्चे जो है वो बिगड़ नहीं सकते, और अच्छे डिसीजंस होते हैं, और गलत दिशा में चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस मिल जाता है हमको। वहीं अगर देखें, बच्चों का पालन पोषण की सुविधा रहती है। जैसे माता पिता अगर काम करते हैं तो बच्चों का पालन पोषण जो है संयुक्त परिवार में हो जाता है। क्यों, कभी बुआ खिला रही हैं, कभी चाचा खिला रहे हैं, कभी कोई खिला रहा है, तो ऐसे करके हो जाता है। दादा दादी के नेतृत्व में पालन पोषण हो जाता है कि बच्चे के साथ ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, मतलब बीमारी में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। वहीं देखें, संपत्ति का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि संपत्ति जो है अगर उसका विभाजन हुआ और एक भाई अगर कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दूसरे भाई उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन अगर संपत्ति उसके पास अकेली की बची, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में फिर वो भाई है ना अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा बेचेगा और अपना जो कर्जा है उसको चुकाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो होती है जमीन कम हो सकती है। तो ये क्या करते हैं भैया, परिवार जो संयुक्त परिवार होता है ये एक सुरक्षा के रूप में काम करता है। मान लो अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो या आप बेरोजगार हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो है हेल्प हो जाती है इस बात की कि भैया हाँ ठीक है, संयुक्त परिवार है, ये कर रहा है। इसके अलावा व्यक्ति के बीमा की बात करते हैं कि भैया व्यक्ति का बीमा हो जाएगा। बीमा इन द सेंस, कोई व्यक्ति अगर मर जाता है
परिवार का जो कमाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में घर की देखभाल कौन करेगा, बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? तो संयुक्त परिवार में इसका डर नहीं रहता है। मान लो कोई व्यक्ति है जिस जिस जो खत्म हो गया, तो उसका जो छोटा सा परिवार था उसका नेतृत्व दादाजी के उसमें होगा, और दादाजी जो है वो सब संभाल लेंगे, और सभी भाई मिलकर जो है उनकी पालन पोषण करेंगे। मैंने जैसा एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो बड़ा बेटा मर जाए और उसकी बहू अकेली रह जाए, तो इसी स्थिति में होता है ना। फिर इसका बाद देखें, समाजीकरण में भी भूमिका निभाता है। बच्चे जो है उनका पालन पोषण सही से हो जाता है, और अनुशासन और नियंत्रण रहता है दादाजी और दादी के नेतृत्व में। वहीं अगर अपन देखें दोस्त, तो दोस्त में क्या दिखता है? कसे कलेश अधिक होते हैं भैया, चम्मचों के पीछे लड़ाई हो जाती है, और इसके अलावा अधिक संतान उत्पत्ति होती है। क्यों? पालन पोषण दादा दादी कर लेंगे तो भैया अधिक संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर उसके अलावा स्त्रियों की दुर्दशा होती है। क्यों दुर्दशा होती है? क्योंकि बच्ची मतलब ये शादी होने के बाद जो है सबसे छोटी बहू खाना बनाएगी, तो वो खाना बनाना चालू करेगी सवेरे 6 बजे से, और दोपहर के 1 बज जाएंगे खाना बनेगा। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे से फिर चालू करेगी, 8 बजे तक खाना बन जाएगा। अब ऐसी स्थिति में खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगी, पर्सनल ग्रूमिंग नहीं हो पाएगी। व्यक्तित्व का विकास में बाधा होती है। क्यों? बच्चा खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाता है, अपने दादाजी पे, अपने पिताजी पे, अपने बड़े पापा पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे मान लो अगर आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है या कौन सी पढ़ाई करना है, ये तो हो गई पढ़ाई से रिलेटेड। आपको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी गाड़ी लेना है, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? दादाजी पिताजी डिसाइड करेंगे। ऐसी स्थिति में बच्चा क्या सोचता है? बच्चा जो है व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, वो खुद में डिसीजन मेकर नहीं हो पाता है। फिर अकर्मण्यता को बढ़ावा मिलता है भैया, खुद अकर्मण्य हो जाते हैं। जैसे मान लो चार भाइयों का परिवार है, और दादाजी और पिताजी साथ में रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो चार भाइयों में से अगर दो काम नहीं कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, तो वो जो दो काम नहीं कर रहे हैं वो हमेशा ही ऐसे पाए जाएंगे कि काम करेंगे ही नहीं, और करेंगे तो बहुत कम काम करेंगे। ये अकर्मण्यता हो जाती है, और इसका बढ़ावा मिलता है ऐसी स्थिति में। उसके अलावा गोपनीय स्थान का अभाव होता है भैया, गोपनीय स्थान नहीं रहता है। और क्योंकि वहां पे सब लोग एक साथ रहते हैं, तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। उसके अलावा गतिशीलता में भी बाधा होती है भैया, मेरा बच्चा बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, बाहर खाना खाने नहीं जाएगा, बाहर ये करने नहीं जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, ये होता है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था कि संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्या डिफरेंस है। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। फिर अब वर्तमान में क्या परिवर्तन हो रहा है? तो देखो, संरचना में भी परिवर्तन आ रहा है और कार्यों में भी परिवर्तन आ रहा है। संरचना की बात करें तो आकार बदल रहा है, मुखिया की भूमिका कम हो रही है, स्त्रियों की दशा में सुधार हो रहा है, विवाह का स्वरूप बदल रहा है, स्थायित्व कम हो रहा है, अस्थायित्व में वृद्धि हो रही है, और संबंधों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, और सामूहिकता की बजाय व्यक्तिवादिता को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं अगर अपन बात करें प्रकारों की, तो शैक्षिक कार्यों में परिवर्तन हो रहा है, धार्मिक कार्यों में परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक कार्यों में परिवर्तन हो रहा है, बच्चों की मानसिकता बदल रही है। ये आपके संयुक्त परिवार के बारे में सारी डिटेलिंग थी जो अपन ने पढ़ी थी, और यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से जो है कंप्लीट करना है। क्या करना है? इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए। हाँ, मैं ये वाले पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं, ये वाली पीडीएफ नहीं करी थी, कर देंगे, है ना। एमपी सेट के लिए आपको ये जो सोशियोलॉजी है ये थोड़ी कम काम आएगी, क्योंकि एमपी सेट में मेनली मैं बताऊं आपको, सोशियोलॉजिस्ट पढ़ना होता है, और हमारे सिलेबस में मेंस में सोशियोलॉजिस्ट नहीं दे। ये डीएसपी ललित बैरागी सर के में ही कर दूंगा मैं सेंड, है ना। पिछली 5 क्लासेस डली हुई हैं, 2 क्लासेस और नहीं डली हुई हैं, तो 2 क्लासेस और डल जाएंगी माही। कल आपको तीनों क्लासेस आज की मिला के तीनों क्लासेस शो होने लगेंगी, ठीक है। यूट्यूब पर देखना है अनन्या, यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए। अरे यही सोशियोलॉजी की रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसकी, है ना। एक प्लेलिस्ट बना के आपको उसकी जो है लिंक शेयर कर देंगे, तो उसी में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब हम जो है जो सोशियोलॉजी पे नेक्स्ट टॉपिक है, देखो संयुक्त परिवार के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है उस टॉपिक का नाम है
उस टॉपिक नाम है नातेदारी। क्या नाम है? नातेदारी। इसको हम नातेदारी के नाम से भी जानते हैं, नातेदारी बोलते हैं हम। ठीक है, नातेदारी बोलते हैं। या इसको हम संगोत्रता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संगोत्रता के नाम से जानते हैं, संगोत्रता। या इसको हम बंधुत्व व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गई हमारी, क्या देखते हैं भैया, हिंदी में। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक ही शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, वो है किनशिप। कौन सा शब्द यूज किया जाता है? किनशिप शब्द जो है हम यूज करते हैं इंग्लिश में, केवल और केवल किनशिप शब्द के माध्यम से हम जो है इसको देखते हैं। अब अगर बात करते हैं भैया किनशिप, किनशिप की, तो किनशिप में हम पढ़ेंगे कि भैया होती क्या है किनशिप, और इसमें क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या 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 चीजें हमारी आ जाएंगी। चलिए, सबसे पहले तो हमको किनशिप समझना होगा, क्या होती है किनशिप। देखो, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ये रहा, एक मिनट। हम्म, हाँ, एक व्यक्ति ये रहा, ठीक है, एक व्यक्ति ये रहे, ठीक है। ये बाबू है, ये सोना है, ठीक है, सोना के बाल है। तो ये जो बाबू है और सोना है, दोनों ने क्या किया? विवाह किया, विवाह किया। अब विवाह करने के बाद सबसे पहले होती है संतान। तो इन्होंने दो छोटे छोटे बच्चे पैदा कर लिए, ठीक है। ये बच्चे पैदा हुए हमके। अब इसके बाद क्या होगा? इनकी रिश्तेदारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? रिश्तेदारी बढ़ेगी। तो अब रिश्तेदारी बढ़ेगी, ठीक है। तो रिश्तेदारी बढ़ेगी, तो अब जैसे ही इन्होंने विवाह किया तो इनकी संतान उत्पन्न हुई। अब ये बन गया इनका परिवार। क्या बन गया? इनका परिवार बन गया, बन गया, ठीक है। तो परिवार बनने के बाद अब बाबू के जो रिश्तेदार हैं, बाबू के जो रक्त संबंधी हैं, बाबू के जो रक्त संबंधी हैं, वो क्या करेंगे भैया? बाबू के जो रक्त संबंधी हैं, वो सोना के रिश्तेदार बन जाएंगे। और सोना के जो रक्त संबंधी हैं, वो बाबू के रिश्तेदार बन जाएंगे। सीधी सी बात है। मतलब जैसे सोना के मम्मी पापा हैं, वो बाबू के क्या हो जाएंगे? सास ससुर हो जाएंगे। ऐसे ही बाबू के जो मम्मी पापा हैं, वो सोना के कौन हो जाएंगे? सास ससुर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था बनती है, मतलब जो रिश्तेदारी बनती है, मतलब विवाह हो गया, परिवार बना, तो विवाह तथा रक्त का संबंध पाया गया। रक्त संबंध के आधार पर ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, बड़ी रिश्तेदारी बन गई। रिश्तेदारी बन गई, बन गई कि नहीं बन गई? कि भैया वो हमारे चाचिया ससुर हैं, या चाचा ससुर ससुर हैं। तो ऐसे करके रिश्तेदारी बनती है। तो ये जो रिश्तेदारी है, इसको बोलते हैं नातेदारी। आया समझ में? क्या होता है? जैसे बाबू ने सोना से शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, ये तो इन्होंने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाया है, इसको बोलते हैं विवाह। विवाह किया, तो विवाह करने से बना परिवार, ठीक है। मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, सबसे पहले होता है विवाह। और विवाह एक संस्था है जो कि आपकी आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाई गई थी। विवाह क्या है? एक संस्था है जो आपकी आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाई गई थी। सर, ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिनकी पूर्ति के लिए विवाह बनाई गई थी? तो विवाह बनाया गया था आपकी यौन संबंधी आवश्यकता पूर्ति के लिए, और उसके अलावा संतान उत्पत्ति के लिए, और उसके अलावा पालन पोषण के लिए, और उसके अलावा कौन सा? पालन पोषण के लिए। और पालन पोषण के अलावा बाकी जो चीजें हैं उनकी व्यवस्था के लिए बनाई गई थी विवाह नाम की संस्था। और ये इसमें से मेनली आप अगर देखेंगे तो यौन संबंधों को वैधानिकता देने के लिए, जो यौन संबंध पुरुष और स्त्री स्थापित करते हैं, उनकी वैधानिकता के लिए, कि भैया समाज इसको एक्सेप्ट कर ले, ये जो यौन संबंध हमने स्थापित किए हैं इनको समाज एक्सेप्ट करे, इसके लिए हमने विवाह नाम की संस्था बनाई, ठीक है। विवाह की उत्पत्ति ऐसे हुई, आगे अपन जब विवाह पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगा। तो ये जो विवाह है, इससे बना परिवार। अब परिवार से विवाह से परिवार बना, और फिर उसके बाद परिवारों में पाए जाते हैं रक्त संबंध। पाए जाते हैं कि भैया सोना के मम्मी पापा उसके रक्त संबंधी हो गए, बाबू के मम्मी पापा बाबू के रक्त संबंधी हो गए। लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, तो एक रिश्तेदारी बनी।
यानी कि विवाह और रक्त संबंध के आधार पर एक रिश्तेदारी बनी। वो जो रिश्तेदारी है उसी को बोलते हैं नातेदारी। ठीक है, तो वो जो नातेदारी है वो ऐसे बनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। आखिरकार अर्थ क्या होता है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अर्थ की अगर अपन बात करें, अर्थ क्या होता है सर, तो अर्थ की बात करें तो नातेदारी जो शब्द है, नातेदारी जो शब्द है वो इंग्लिश शब्द किनशिप से बना है। किससे बना है? किनशिप से बना है, किनशिप से। ठीक है, और किनशिप जो है ना, किनशिप का मतलब ही होता है संबंध। किनशिप का अर्थ क्या होता है? संबंध होता है। तो जो नातेदारी शब्द है ना वो किनशिप का हिंदी मीनिंग है, और किनशिप का मतलब ही होता है संबंध। क्या होता है? किनशिप का मतलब संबंध होता है। मतलब संबंध होता है, इसका मतलब क्या समझ में आया हमको? इसका मतलब स्पष्ट रूप से समझ में आया कि वो सामाजिक संबंध जिनसे मनुष्य जुड़ा रहता है या बंधा रहता है वो क्या कहलाएंगे? किनशिप कहलाएगी। तो अब स्पष्ट से समझ में क्या आ रहा है भैया? क्या समझ में आ रहा है? कि सामाजिक, सामाजिक अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित। अब सामाजिक अंतः क्रिया का मतलब विवाह, रक्त संबंध, ये सब परिणाम स्वरूप निर्मित संबंध बराबर क्या कहलाएंगे? नातेदारी। अब ये जो नातेदारी है इसका आधार क्या होगा? तो इनका आधार किस आधार पर बनती है नातेदारी? नातेदारी बनती है रक्त संबंध तथा विवाह संबंध होंगे। ठीक है, इनका आधार जो है वो रक्त संबंध होंगे या क्या होंगे भैया? विवाह संबंध होंगे। ये विवाह है ना, तो विवाह संबंध या रक्त संबंध के आधार पर नातेदारी बने। ठीक है, और ये संबंध ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे भैया? समाज द्वारा स्वीकृत होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सबसे पहले विवाह होगा, विवाह से बनेगा परिवार। ठीक है, परिवार से बनेगी नातेदारी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी विवाह से परिवार, परिवार से नातेदारी बनेगी। ठीक है, अब जो नातेदारी के संबंध है, ठीक है, अब इसकी नातेदारी के संबंध की बात करें तो भैया समाज द्वारा स्वीकृत होंगे। समाज द्वारा स्वीकृत आवश्यकता है, मतलब समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं ये, मतलब समाज इनको एक्सेप्ट करता है। जैसे वो मेरे ससुर हैं, या वो मेरे चाचा हैं, या वो मेरे ताऊ हैं, या वो मेरे मौसा हैं, या वो मेरी मौसी हैं। ये क्या है? समाज द्वारा स्वीकृत ये क्या है? संबंध है। ठीक है, तो इन्हीं को नातेदारी बोलते हैं। अब ये जो संबंध है, ये जो संबंध है, ये संबंध में रहने वाला व्यक्ति कौन कहलाएगा? तो ये संबंध में रहना वाला व्यक्ति जो होता है वो नातेदार कहलाता है। संबंध में आने वाला व्यक्ति कहलाएगा नातेदार कहलाएगा। नातेदार कहलाएगा। तो इस तरीके से नातेदारी का मतलब क्या है? तो किनशिप का शाब्दिक अर्थ होता है नातेदारी, और किनशिप का मतलब ही होता है संबंध।
और इसका मतलब क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया से, सामाजिक अंतःक्रिया में क्या करते हो आप, विवाह करते हो और रक्त संबंध बनाते हो। तो सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित जो संबंध होते हैं उनको नातेदारी कह देते हैं। इनका आधार या तो रक्त संबंध होगा या विवाह संबंध होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी के बच्चे पैदा नहीं हुए, और ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भैया, ऐसी स्थिति में मान लो कि उनके बच्चे पैदा नहीं हुए, तो अब ऐसी स्थिति में वो गोद ले लेते हैं किसी बच्चे को। और जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा समाज के द्वारा। तो वो ना तो उससे रक्त संबंध था, ना तो उससे विवाह संबंध था। ठीक है। तो वो जो बच्चे जिनको गोद ले लिया गया है, वो क्या कहे जाएंगे, उनके नातेदार कहे जाएंगे। तो इस तरीके से वे भी उनके नातेदार बन जाते हैं। ठीक है। मतलब जब कभी होता है, मतलब संबंध नहीं होता उनका या तो रक्त से या विवाह से, तब भी वो क्या हो जाते हैं, समाज द्वारा एक्सेप्ट कर लिए हैं उन संबंधों को समाज ने, तो उनको क्या बोल देते हैं, हम नातेदार बोलते हैं। जैसे गोद लिया हुआ बेटा हो गया, तो गोद लिया हुआ बेटा उसका क्या होगा, नातेदार होगा। ठीक है। उनका पुत्र तो कहलाएगा वैसे, लेकिन मेनली क्या होगा, उनका नातेदार होगा। तो वो कम कौन माने जाएंगे, नातेदार माने जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, पति पत्नी है, उनको बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, किसी बच्चे को गोद ले लिया, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, उनका नातेदार कहलाएगा। क्यों कहलाएगा नातेदार, कारण ये है कि समाज द्वारा एक्सेप्टेंस मिल गई है, और ये समाज द्वारा एक्सेप्टेंस ही क्या कहलाएगी, नातेदारी। ठीक है। तो ये हो गए आपके नातेदार। अब नातेदार की कुछ परिभाषाएं हैं जो हम कर लेते हैं भैया। परिभाषा, अर्थ समझ में आया नातेदार क्या होता है भैया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिवार बनाएंगे विवाह के माध्यम से, और जैसे ही विवाह के माध्यम से परिवार बना तो वही परिवार क्या कहलाएगा, परिवार आगे बड़ा होके आपसी में संबंध जो बन जाएंगे वो कहलाएंगे नातेदारी। ठीक है। तो ना परिभाषा देख लेते हैं अपन नातेदारी की। अगर अपन परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है भैया, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है रेड क्लिफ ब्राउन। क्या नाम है, रेड क्लिफ ब्राउन। रेड क्लिफ ब्राउन नाम है। ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने परिभाषा दी है कि भैया नातेदारी सामाजिक उद्देश्य की स्वीकृति, स्वीकृत वंश संबंध है। क्या बोलते हैं वो, नातेदारी क्या है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। आगे बताऊंगा क्या है ये, कहना क्या चाह रहे हैं ये, क्योंकि कह तो जाते हैं फिर उसके बाद हम समझ नहीं पाते कह क्या दिया है। जो कि सामाजिक संबंधों का आधार है। बोले सर समझ में नहीं, कोई बात नहीं। एक और व्यक्ति हैं जो है लूसी मेयर। लूसी मेयर क्या कहती हैं कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्द में व्यक्त किया जाता है। तो अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया कौन बोलता है कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तो वो बोलती हैं लूसी मेयर। बोले ये भी समझ में नहीं आई, समझ में क्या आ रहा है फिर। ठीक है। और एक और व्यक्ति हैं जिनकी परिभाषा आपको थोड़ी समझ में आया है, रॉबिन फॉक्स की। रॉबिन फॉक्स बोलते हैं कि नातेदारी केवल स्वजन अर्थात वास्तविक कल्पित रक्त समरक्तता के वाले वाले व्यक्तियों के
मध्य संबंध है। बोले सर कुछ समझ में नहीं आया। आप याद रखना, रेड क्लिफ ब्राउन क्या बोलते हैं। रेड क्लिफ ब्राउन ब्राउन बोलते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। मतलब वंशों का संबंध जोड़ता है। जैसे मेरा वंश मान लो कोई है, ठीक है, मेरा वंश मान लो एक्स है, और मैं जिससे भी शादी करता हूं उसका वंश मान लो बाय है ना, उसका वंश बाय है। तो एक्स का बाय से जो है जुड़ाव हो गया, मतलब विवाह हो गया। मेरा वंश जो है कोई भी मान लो, एक्स मान लो, और एक्स का जो है बाय से विवाह हो गया, मतलब बाय वंश से विवाह हो गया। क्यों हो गया? सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। सामाजिक उद्देश्य क्या है? संतान उत्पत्ति करो, समाज परिवार बनाओ, समाज को बढ़ावा दो, समाज को आगे ले जाओ, समाज में रिश्तेदारी बनाओ, यही सामाजिक उद्देश्य है और समाज यही चाहता है ना। कोई भी व्यक्ति समाज में रह रहा है तो समाज के ये उद्देश्य उसको पूरे करने होते हैं। तो जो सामाजिक उद्देश्य हैं उनके पूर्ति के लिए हम दो वंशों में संबंध बनाएंगे, और यही दो वंशों में जो संबंध बनेंगे ये सामाजिक संबंध का आधार बन जाएंगे। तब जाके समाज बनेगा। समाज बना कैसे? बोले दो व्यक्ति थे, एक का नाम था बाबू, एक का नाम था सोना। दोनों ने अपनी जो आवश्यक, हाँ, टैप चार्ज कम है, बस अब भी अपन टैप चार्ज में लगाएंगे और उसके साथ साथ पढ़ाई करेंगे। तो दो व्यक्ति थे, एक था बाबू एक थे सोना। दोनों ने क्या किया भैया, एक साथ साथ में विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद बनाया परिवार। अब वो परिवार बनाया तो ए से ही बहुत सारे परिवार बनते गए और साथ में जुड़ते गए, वो कहलाने लगी भैया समाज। क्या कहलाने लगा? समाज कहलाने लगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब रिश्तेदार और नाते, रिश्तेदारी और नातेदारी में क्या अंतर होता है? तो कोई खास डिफरेंस नहीं होता, रिश्तेदार को ही नातेदारी बोलते हैं। देखो, वो हमारे रिश्ते में लगते हैं, मतलब वो हमारे नाते में लगते हैं। तो रिश्ते नाते मतलब सेम चीज है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, तुम चार्ज में लगा लेते हैं इसको। कहाँ पे? वहीं लगा। लेकर आना मैंने बीच वाले में। चटक नहीं चटक है ना? हाँ, चटक नहीं चटका देना और चार्ज कर लिया। तो आया समझ में, रिश्तेदारी और नातेदारी। चार्जर ले दिया फटा। एक कान में से निकाल लो, एक में लगा दो। हाँ, जो आपके दादाजी हैं वो आपके नातेदार हुए। देखो, जो मेन रिश्ता है वो आपके पिता और माता से है, डायरेक्ट रक्त संबंध वाला। वो हो गए आपके प्राइमरी रिश्तेदार, मतलब प्राइमरी रिलेशन में। ठीक है, उसके बाद आप शादी के बाद, अरे यार एक मिनट रुकिए। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है भैया। हाँ, वो प्राथमिक संबंध है जो पति पत्नी के बच्चों के साथ होते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ जी। क्लियर है। हाँ, अभी मैं गुनाह में हूँ। ठीक। तो
बात हमको समझ में आई। क्या समझ में आई कि भैया हमारे शादी के बाद, या शादी के बाद, विवाह के बाद, या रक्त संबंध के बाद जो रिश्ते बनते हैं उनको हम बोलते हैं नातेदारी। क्या बोलते हैं? नातेदारी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी नातेदारी होती है। अब ये जो नातेदारी होती है, ये आधारित किसको बनाती है? ये आधार बनाती है आपके या तो रक्त संबंध को, या फिर विवाह संबंध को। तो इसी आधार पर नातेदारी के प्रकार निकल के आते हैं। क्या निकल कर आते हैं? नातेदारी के प्रकार निकल कर आते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि भैया नातेदारी क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, और इसी अर्थ के बाद हमने समझी इसकी परिभाषा। और परिभाषा में हमको मेनली कौन सी याद रखनी है? रेड क्लिफ ब्राउन की परिभाषा याद रखनी है। रेड क्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए, नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। किसके लिए? सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। और इनका जो उद्देश्य, वो जो आधार है वो सामाजिक संबंधों का आधार है। मतलब जो सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, और नातेदारी किसका आधार है भैया? सामाजिक संबंधों का आधार। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि प्रकार बताओ कि नातेदारी के प्रकार कितने होते हैं, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे नातेदारी के प्रकार। बोले हमको इंट्रोडक्शन में कौन सी वाली डेफिनेशन लिख के आनी है? तो इंट्रोडक्शन में जो हमने शाब्दिक अर्थ लिखा है वो वाली लिख के आनी। कौन सी वाली लिख के आनी है? हम्म। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कौन सी वाली लिख के आनी? ये वाली लिख के आनी। ये सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित संबंध जिनका आधार रक्त या विवाह होता है, वो क्या कहलाते हैं? नातेदारी कहलाते हैं। ठीक है, अब हम नातेदारी के प्रकार देख रहे हैं, और नातेदारी के जो है दो प्रकार होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो संबंध बनते हैं। एक तो या तो रक्त संबंध बनता है, या फिर विवाह संबंध बनता है। तो पहले हो जाएंगे विवाह संबंधी नातेदारी, जो विवाह के आधार पर बनती है, और एक हो जाएगी आपकी रक्त संबंधी नातेदारी। तो दो तरीके की नातेदारी हो गई, है ना। तो पहली हो गई आपकी विवाह संबंधी नातेदारी। अब विवाह संबंधी नातेदारी जो है, विवाह संबंधी नातेदारी, उसमें वो सारे संबंध आएंगे जो कि आपको रक्त से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? रक्त, सॉरी, विवाह वाले में विवाह से जुड़े हुए, और रक्त में रक्त से जुड़े हुए। तो विवाह संबंधी में क्या आएंगे? वे सभी संबंध आते हैं। तो इसमें वे सभी संबंधी शामिल हैं जो कैसे विवाह के माध्यम से बने हैं, या वे सभी संबंध शामिल हैं जो विवाह के माध्यम से बने। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पति पत्नी का संबंध, माफ कीजिएगा, पति पत्नी का संबंध, जीजा चाली का संबंध, देवर भाभी का संबंध, देवरानी जेठानी का संबंध, सास ससुर का संबंध, मतलब ये मेरे सास ससुर हैं, ऐसे आदि, चाचा सास, फुआ, चचिया सास, भूपा सास, ऐसे करके दुनिया भर के। तो इसमें वे सभी संबंध शामिल होते हैं, वो सारे के सारे रिलेशन इसमें काउंट हो जाते हैं जो विवाह के माध्यम से बने। जैसे मान लो एक बाबू था, ये बाबू था, इसने जब विवाह नहीं किया था,
इससे पहले ये कैसा घूम रहा था? नल्ला घूम रहा था, बिल्कुल नल्ला घूम रहा था, मतलब इसके पास कोई काम नहीं था। ऐसी स्थिति में इसके जो संबंधी होंगे वो केवल कौन होंगे? इसके रक्त संबंध वाले लोग होंगे, यानी कि इसके परिवार वाले लोग होंगे। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ बाबू के साथ, जैसे ही विवाह हुआ बाबू के साथ, तो बाबू के साथ जैसे ही इसका विवाह हुआ उसके बाद इसके जो रिलेशंस हैं और बढ़ गए। अब इसको उसके रक्त संबंधों की नातेदारी तो निभानी पड़ेगी, मतलब रक्त संबंधों की बातें तो माननी पड़ेंगी, लेकिन अपने ससुराल साइड के भी रिश्तेदारों के यहाँ पे जाना पड़ेगा, उनके रिवाजों को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये संबंध बने हैं और यही नातेदारी है। मतलब नातेदारी और रिश्तेदारी में डिफरेंस नहीं है। नातेदारी का मतलब ही यही है कि आपने नाता बना लिया किसी के साथ। क्या बना लिया? नाता बना लिया किसी के साथ। ऐसे करके आप जो है इसको समझ सकते हो। फिर उसके बाद देखें रक्त संबंधी नातेदारी क्या होती है। तो इसमें वो सभी नाते शामिल होते हैं, इसमें वे सभी संबंध शामिल हो जाते हैं। मतलब एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है नातेदारी, जिसमें क्या होता है, जो समान रक्त के माध्यम से बने होते हैं। सर समझे नहीं? देखो, समान रक्त मतलब, उदाहरण के लिए आप माता पिता से अपना संबंध देख लो, ये आपकी रक्त संबंधी नातेदारी है। आप अपने माता पिता की और भाई बहन की देख लो, भाई बहन देख लो, ठीक है, भाई बहन देख लो, भाई भाई देख लो, और बहन बहन देख लो। बोले वो दूसरी बहन को तो हम कचरे में से लाए थे, वो थोड़ी ना हमारी वो है, वो रक्त संबंधी नहीं है, वो हमको वो समाज द्वारा स्वीकृत काल्पनिक मान सकते हैं इसको, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। ठीक है। और इसमें विशेष याद रखना, ये संबंध वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी। मतलब सर, जिसको संतान पैदा नहीं होती है वो क्या करते हैं? गोद ले लेते हैं, और फिर उसके बाद उसी का पालन पोषण करते हैं, तो वो उनका पुत्र माना जाएगा और वो रक्त संबंधी नातेदारी में आएगा, ना कि विवाह संबंधी। ठीक है, लेकिन होगा वो नातेदारी। तो इस तरीके से नातेदारी आपकी दो भागों में बांटी जाती है। पहली होती है आपकी विवाह संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी में वे सभी संबंध आ जाते हैं जो कि विवाह के माध्यम से बने होते हैं, और रक्त संबंधी नातेदारी में वे सभी संबंध आ जाते हैं जो रक्त के माध्यम से बने होते हैं और विवाह के माध्यम से बने होते हैं। उनमें जैसे कि पति पत्नी बन गए, जीजा साली हो गए, देवर भाभी हो गए, देवरानी जेठानी हो गए, सास ससुर हो गए, ये विवाह संबंधी नातेदारी है। रक्त संबंधी मतलब रक्त समान होना चाहिए इनमें। तो रक्त समान किन किन में होता है? माता पिता और उनके बच्चों में होता है, भाई बहन में होता है, है ना, भाई भाई में होता है। इस तरीके से जो है रक्त संबंध पाया जाता है। तो ये अपन उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन रक्त संबंधी नातेदारी में एक व्यवस्था होती है कि भैया इसमें वास्तविक भी हो सकते हैं या फिर काल्पनिक भी हो सकते हैं। काल्पनिक मतलब, जब हम जैसे मान लो किसी का भाई नहीं है तो वो किसी भी व्यक्ति को भाई बना लेती हैं, है ना, राखी बांध के। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ पे दे रखी है। किसी की बहन नहीं है तो वो राखी बंधवा के भाई बन जाता है, तो ये भी व्यवस्था चलती है। तो ये क्या है भैया, हमारे यहाँ पे व्यवस्था चलती है, काल्पनिक व्यवस्था बोलते हैं इसको, है ना। तो ये रिश्तेदारी को और बढ़ाने के लिए होती है। अब आ जाते हैं उसके बाद हम नातेदारी की श्रेणियां। नातेदारी की श्रेणियां, ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, नातेदारी की श्रेणियां। ठीक है, चलो। तो अब नातेदारी की श्रेणियों से मतलब क्या है? श्रेणियों से मतलब क्या है? देखो, श्रेणियों से मतलब होता है कैटेगराइजेशन, कैटेगरीज ऑफ
किन से। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि आपकी नातेदारी की कैटेगरी कर दूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट, उससे कम इंपॉर्टेंट, कैटेगराइज हो गई। क्या हो गई? कैटेगराइज हो गई। तो भैया ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली प्रायोरिटी पे रहेगी, प्राइमरी होगी। कम इंपॉर्टेंट उससे कम रहेगी, और उससे कम इंपॉर्टेंट और उससे कम रहेगी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हेलो। हेलो। हाँ सचिन। तो मैं अभी थोड़ी देर से लगाता हूँ, है ना। मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक। तो हमने क्या किया, ये जो नातेदारी है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा कि भैया ये भी नातेदार है हमारा, ये भी नातेदार है, वो हमारी मौसी की बहन की मौसी की जेठानी के लड़के का लड़का है। इतना कंफ्यूजन होने लगा, हमको समझ में ही नहीं आ रहा किसको प्रायोरिटी दे, किसको प्रायोरिटी नहीं दे। ऊपर से फिर मित्रता अलग हुई, इतने संबंध बन गए, इतने संबंध बन गए, अब समझ में नहीं आ रहा समाज किसको प्रायोरिटी पे रखे। तो ऐसी स्थिति में हमने कैटेगराइज किया। और कैटेगराइज हमने नहीं किया है, एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है मुर्डॉक। मुर्डॉक बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, इन जो नातेदारी है, जो किनशिप है, उसको कैटेगराइज करूंगा। किसके आधार पर? निकटता के आधार पर, घनिष्ठता के आधार पर, संपर्क संपर्क के आधार पर नातेदारी को कैटेगराइज कर दूंगा, श्रेणियों में बांट दूंगा। तो श्रेणियों का मतलब क्या है? नातेदारी की श्रेणियों का मतलब है कि नातेदारों की निकटता, घनिष्ठता तथा संपर्क के आधार पर बनी श्रेणियां, मतलब कैटेगरीज। जो निकटता, घनिष्ठता या संपर्क के आधार पर बनी हैं वो श्रेणियां कहलाएंगी नातेदारी की श्रेणियां। अब ये श्रेणियां कोई ना कोई व्यक्ति तो आएगा जिसने डिवाइड की होंगी। तो ये श्रेणियां बनाई थी एक व्यक्ति ने जिसका नाम था मुर्डॉक। क्या बोलता है वो? मुर्डॉक। मुर्डॉक। मुर्डॉक के अनुसार, मुर्डॉक के अनुसार श्रेणियां क्या होंगी? मुर्डॉक के अनुसार श्रेणियां आएंगी। तो मुर्डॉक ने क्या बोला भैया, मैं श्रेणियां बताऊंगा, और श्रेणियां कितनी होंगी? श्रेणियां कितनी होंगी? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कितनी श्रेणियां होंगी? तीन श्रेणियां होंगी। कितनी श्रेणियां होंगी? तीन श्रेणियां होंगी। ठीक है, तीन श्रेणियां होंगी। कौन कौन सी श्रेणियां होंगी? पहली प्राथमिक श्रेणी, दूसरी द्वितीयक श्रेणी, बस 15 मिनट, द्वितीयक श्रेणी, और तीसरी तृतीयक श्रेणी। तो तीन श्रेणियां होती हैं अपनी। ठीक है, तो कितनी श्रेणियां हमने डिवाइड कर दी भैया? प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। इस तरीके से हमने ये श्रेणी बड़ी। ठीक है, इस तरीके से हमारी कितनी श्रेणियां हो गई? तीन श्रेणियां हमारी डिवाइड कर दी हमने, तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, प्राइमरी रिलेटिव्स, सेकेंडरी रिलेटिव्स एंड टर्सरी रिलेटिव्स। अब हम एक एक करके देख लेते हैं भैया। पहले प्राइमरी रिलेटिव्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं अपन? पहले प्राइमरी रिलेटिव्स देख लेते हैं, यानी कि प्राथमिक श्रेणी देख लेते हैं। प्राथमिक श्रेणी। अगर प्राथमिक श्रेणी की बात करें तो इसमें कौन कौन से लोगों को हम रखना चाहिए? तो यहाँ पे हम उन लोगों को रखेंगे जिनसे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है, उनको हम रखेंगे। तो इसके अंतर्गत इसमें वे व्यक्ति हैं
वे व्यक्ति शामिल हैं, क्या होते हैं, वे व्यक्ति शामिल हैं जिनसे हमारा क्या है भैया, सीधा संबंध है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, जिनके बारे में बताने के लिए या जिनके बारे में जानने के लिए हमको कोई और बीच में व्यक्ति नहीं चाहिए, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है इनसे, वो हमारे प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। और वो बोलते हैं, ये इसी में ही पॉइंट बोलते हैं मुर्डॉक, मुर्डॉक बोलते हैं कि एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंध हो सकते हैं। तो एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंध होते हैं, 8 प्रकार के प्राथमिक संबंध होते हैं, जिसमें से 7+1 का कॉन्सेप्ट चलता है। कितने का? 7+1 का कॉन्सेप्ट चलता है। ये ऐसे करके लिखो, 1+7 का। तो 1 जो होता है वो विवाह संबंधी होता है, जो विवाह के आधार पर बनता है एकमात्र। और बाकी के जो 7 होते हैं वो कैसे बनते हैं? रक्त संबंधी बनते हैं, रक्त संबंधी, रक्त के आधार पर बनता है। तो प्राथमिक श्रेणी में वो व्यक्ति शामिल होते हैं या वो रिश्तेदार शामिल होते हैं प्राथमिक श्रेणी में जिनसे हमारा सीधा कांटेक्ट होगा। और एक परिवार में 8 ऐसे लोग हो सकते हैं या 8 ऐसे रिश्ते बन सकते हैं जिनसे हमारा सीधा कांटेक्ट होता है। बोले सर कौन कौन से ऐसे 8 रिश्ते बन सकते हैं? तो देखो, प्राथमिक संबंध कौन कौन से बन सकते हैं? प्राथमिक संबंध कौन कौन से बन सकते हैं प्राथमिक संबंध? तो हमने 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया, मतलब एक विवाह संबंधी बनेंगे, 8 8 टोटल बन रहे हैं प्राथमिक संबंध, कुल 8 बन रहे हैं। 8 में से विवाह संबंध बन रहा है, एक विवाह संबंध बन रहा है। और विवाह संबंध कौन सा बन रहा है? तो पति पत्नी का बन रहा है। ये हो गया एक। फिर उसके बाद देखें, रक्त संबंध बन रहे हैं, कितने? 7 बन रहे हैं रक्त संबंध। कौन कौन से बन रहे हैं रक्त संबंध? 7। तो पहला बन रहा है पिता पुत्र का, पिता पुत्र का। दूसरा बन रहा है पिता पुत्री का। तीसरा बन रहा है माता पुत्र का। सब में अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग रिलेशन होता है ना, आपको तो अच्छे से पता होगा। माता पुत्री का, है ना। फिर भाई भाई का, फिर भाई बहन का, और सेवेंथ हो जाएगा बहन बहन का। इस तरीके से टोटल 7 रिलेशन जो है हमारे रक्त के संबंध के आधार पर बनेंगे। और विवाह के आधार पर कितने बनेंगे भैया? 7 बनेंगे। ठीक, एक बनेगा, सॉरी। तो ये प्राथमिक श्रेणी हो गई। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए। तो ये तो होगा प्राथमिक संबंध। प्राथमिक संबंध क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन द्वितीयक संबंध पे, यानी कि द्वितीयक श्रेणी पर, सेकेंडरी श्रेणी। ठीक है, अगर द्वितीयक श्रेणी की हम बात करें तो द्वितीयक श्रेणी में कौन शामिल होंगे भैया? द्वितीयक श्रेणी में वो सारे रिश्तेदार हमारे शामिल होंगे, इसमें वे व्यक्ति शामिल होंगे जो हमारे प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं। बोले सर समझ में नहीं आए।
ठीक है, क्या होते हैं? होते हैं। ठीक है, अब समझ में नहीं आया? देखो, एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति का अपने पिता से संबंध होगा, पिता और पुत्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध। कैसा संबंध है सर? देख के बताता हूं। ये वाला संबंध है, पहला संबंध, यानी कि प्राथमिक संबंध है। ठीक है सर, रक्त संबंध हो गया, ये तो हो गया इनका संबंध। अब इस पिता का अपने पिता से, यानी कि इस व्यक्ति तो होगा दागा, इनसे भी पिता पुत्र का संबंध होगा इनका। तो ये पिता का, ये अपने पिता से संबंध होगा, ये प्राथमिक संबंध है। तो दोनों प्राथमिक संबंध हो गए, ये भी प्राथमिक संबंध हो गया, ये भी प्राथमिक संबंध हो गया। ठीक है, दोनों प्राथमिक संबंध हो गए। अब ये जो व्यक्ति है, इसका हमारे दादाजी से क्या संबंध होगा, मतलब इसके दादाजी से क्या संबंध होगा? तो ये जो संबंध बनेगा, ये बनेगा द्वितीयक संबंध। कौन संबंध संबंध बनेगा? द्वितीयक संबंध। तो ये जो श्रेणी आएगी वो कौन सी श्रेणी आ जाएगी भैया? द्वितीयक श्रेणी आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पे हमने देखा कि भैया पिता का पुत्र का पिता से संबंध प्राथमिक संबंध हो गया, और फिर उसके पिता का उसके दादाजी से भी, मतलब उसके पिता से संबंध भी प्राथमिक हो गया। लेकिन जब व्यक्ति का उसके दादाजी से संबंध निकाला गया, तो वो कौन सा संबंध निकला अपना? द्वितीयक श्रेणी का संबंध निकला। कौन सा संबंध निकला? द्वितीयक श्रेणी का संबंध निकला। ये हमारे यहाँ पे व्यवस्था चलती है। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पे व्यवस्था चलती है। हम्म, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्लियर। अब इसके बाद द्वितीयक श्रेणी में हम देखें, तो द्वितीयक श्रेणी में कितने रिश्तेदार बन सकते हैं टोटल? ठीक है, ये तो हो गया हमारा उदाहरण, एग्जाम्पल। उस उदाहरण को अपन जो है और ब्रॉड में आप समझा सकते हो, कैसे किसी व्यक्ति का अपने दादा से संबंध, किसी व्यक्ति का उसके दादा से संबंध, कौन सा संबंध कहलाएगा? ये द्वितीयक संबंध। और ये श्रेणी कौन सी कहलाएगी? द्वितीयक श्रेणी कहलाने लगेगी। ठीक है, या फिर दादा का पोते से संबंध। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है, ये उसके दादा से कैसा संबंध रखेगा? द्वितीयक संबंध रखेगा। अब बोले द्वितीयक संबंध ऐसे कुल कितने बन सकते हैं एक परिवार में? तो जैसे एक परिवार में कुल 8 प्राथमिक संबंध बन सकते हैं, तो ऐसे ही एक परिवार में कुल 33 द्वितीयक संबंध बन सकते हैं। तो एक परिवार में कुल 33 द्वितीयक संबंध बन सकते हैं। ये जो द्वितीयक संबंध है, इनमें आप देखोगे तो ये दो आधार पर बन सकते हैं, रक्त के आधार पर या विवाह के आधार पर, दोनों आधार पर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे द्वितीयक संबंध देखें, कई सारे बनते हैं, रक्त के आधार पर बनते हैं और विवाह के आधार पर भी बनते हैं। अगर अपन रक्त के आधार पर देखें, तो जैसे चाचा भतीजा का, ऐसे बहुत सारे बनते हैं, 33 हम नहीं काउंट कर सकते नहीं। दादा पोता का, मामा भांजे का, नाना नानी का, आदि, ऐसे करके आप बहुत सारे लिख सकते हैं। यहीं पे विवाह के आधार पर ज्यादा बनते हैं, सास बहू का, जीजा साली का, देवर भाभी का,
ननद भाभी का, ऐसे करके कई सारे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो टोटल 33 हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, द्वितीयक संबंध हो जाते हैं। और ये मैं नहीं बोलता, ये बोलते हैं हमारे मुरडॉक। कौन बोलते हैं? मुरडॉक बोलते हैं कि भैया ये दूसरी श्रेणी में आपके शामिल होते हैं, द्वितीयक श्रेणी में। फिर आती है आपकी लास्ट श्रेणी जिसका नाम है तृतीयक श्रेणी, यानी कि टर्सरी रिलेटिव्स। इसमें कौन शामिल होते हैं? तो इसमें वे सभी संबंधी शामिल होते हैं। अब ये कुटुंब बन जाएगा, है ना। पहले संयुक्त परिवार तक बना था, अब कुटुंब बन जाएगा। शामिल होते हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधों के प्राथमिक रिलेटिव्स होते हैं। संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये व्यक्ति है, ये अपने पिता से संबंध रखेगा, तो कौन सा संबंध हो जाएगा? तो ये प्राइमरी रिलेशन हो जाएगा, पीआर बोल दे रहा हूं मैं। ये अपने पिता से संबंध रखे, मतलब दादा से, तो ये भी पीआर हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी रिलेशन हो जाएगा। और ये दादा अपने पिता से संबंध रखें, यानी कि इनके तो कौन होगा, इस व्यक्ति से काउंट कर रहे हैं अपन, तो ये होगा परदादा, तो ये भी पीआर हो गया। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति का दादा से रिलेशन है, ये जो व्यक्ति का दादा से रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा? सेकेंडरी रिलेशन हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति का अपने परदादा से कौन सा रिलेशन हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्सरी रिलेशन। ठीक है, यानी कि तृतीयक श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। अब ये तो हो गए परदादा। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल देखें, तो दादा के भाई होंगे, जो उनकी प्राइमरी रिलेशन थी, भाई होंगे। दादा की बहन होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? तो दादा के भाई और बहन भी हमारे कौन कहलाएंगे? टर्सरी रिलेटिव कहलाएंगे। कहलाएंगे। इस तरीके से जो है टर्सरी रिलेशन हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे द्वितीय श्रेणी के हैं, इनमें एक एग्जांपल दिया, इस तरीके से कई सारी श्रेणियां बन सकती हैं। अब बोले सर, पहले श्रेणी में 8 रिश्ते बन रहे थे एक परिवार में, दूसरी श्रेणी में 33 बन रहे थे, ऐसे तीसरी श्रेणी में कितने रिश्ते बन सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि एक परिवार में कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंध बन सकते हैं। ठीक है, 151। तो 8, 33, 151, 833, 151, ये हमारे क्या बन सकते हैं? टोटल बन सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारे परदादा ले लो, या फिर आप जैसे पत्नी की तरफ देखो, तो पत्नी की तरफ देखो, तो आप देखोगे साले का लड़का, साले का लड़का हमारा क्या हो जाएगा भैया? तृतीयक संबंध हो जाएगा, किसी व्यक्ति के साले का लड़का। इस तरीके से हमारी जो है 3 श्रेणियां हैं, जो कि किसने डिवाइड की? मोरडॉक ने डिवाइड की। और अगर श्रेणियां पूछी जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, और नहीं पूछी जाए तो इस तरीके से आप जो है इसको 7 मार्कर में लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा समझाने का पैटर्न है, इसको हम जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, कहाँ से लेंगे? यहाँ से। ये पहला स्क्रीनशॉट रहेगा आपका, पहला, ले लीजिए। ये दूसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपका, यहाँ से, यहाँ से। ये
हाँ हाँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए एंड करें। समझ में आया? अभी तो यार नहीं मिल पाऊंगा, मेरे को ना थोड़े से काम है, मैं काम की वजह से ही घर आया हूँ, ऐसे मतलब घूमने के लिए नहीं आया हूँ। आज ही निकल जाऊंगा, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा तो जरूर इन्फॉर्म करूंगा सबको, जो भी गुनाम रहते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।